जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHDS 184, जो कि आपका रेडियो लेखन वाला सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम है आपका इसका। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो और बनाई हैं इसी पर। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं और एक पूरी सीरीज़, जैसे मैंने बताया था कि गेस्ट पेपर यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो एक गेस्ट पेपर ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इस गेस्ट पेपर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास पर चर्चा। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो रेडियो लेखन का है और ऐसे में इसके इतिहास के बारे में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले रेडियो की क्या स्थिति थी, रेडियो का जो स्वरूप था या इसका दायरा था कहाँ तक था, कितने लोगों की रेडियो तक पहुँच थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही रेडियो की और किस तरीके से ये उभर कर सामने आया, किस तरीके से लोग इसको पसंद करने लगे, ये एक पूरा घटनाक्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कब कौन सा स्टेशन बना और शुरुआत इसकी कैसे हुई। ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के गठन के बाद भारत में भी इस दिशा में सोचा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में रेडियो से पहला जो प्रसारण हुआ वो 23 जुलाई 1927 को, इसको याद रखिएगा, 23 जुलाई 1927 को स्वतंत्रता से पहले एक प्रसारण हुआ। ठीक है। मुंबई से शुरू हुआ था ये। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बम्बई में इस केंद्र का उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन के समय इसका उद्घाटन किया गया, इसका स्थापना की गई। ठीक है। उसी 26 अगस्त 1927 को, उसी साल की 26 अगस्त को कलकत्ता केंद्र का भी उद्घाटन का, यानी दो केंद्र, दो स्टेशन, रेडियो स्टेशन बनाए गए। ठीक है। बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने यहाँ पर जो कलकत्ता में जो केंद्र बना था उसका जो उद्घाटन था वो गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने किया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से सबसे पहले जब जो कोई प्रसारण हुआ वो यहीं से हुआ। बम्बई प्रसारण केंद्र का उद्घाटन भाषण देते हुए लॉर्ड इरविन ने, यहाँ पर उनकी भाषण बताया गया है कि थोड़ा सा उन्हें देख लीजिएगा आप। और इसको देखिए, मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक तरीके से हिस्टोरिकल टॉपिक हो गया अब, और इसमें चीज़ें क्रमवार दी गई हैं कि कौन सी चीज़ें कब हुई हैं। तो ऐसे में सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ, समझाने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो इसको आपको खुद पढ़ना है, एक से दो बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अगर पढ़ूंगा तो फिर आप बोलोगे कि पढ़ा तो रहे हैं ही नहीं और सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि पढ़ने वाली ही चीज़ इसमें हिस्ट्री, एक तरीके से रेडियो की हिस्ट्री यहाँ पर है, और समझाने की कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। बताया कि कौन सा क्लब कब बना, कौन सा फिर कैसे वो बंद हुआ, फिर कैसे धीरे धीरे किस तरीके से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक है। उसके बाद इसका दूसरा सेकंड हाफ पॉइंट स्टार्ट होता है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरीके से रेडियो की स्थापना हुई, रेडियो का विकास हुआ और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ठीक है। तो पूरा ये सिस्टम है, इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वह है रेडियो नाटक के तत्व पर चर्चा करें। यानी रेडियो के द्वारा जो नाटक ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जो सुनाए जाते हैं, लोगों को, आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं, उनके तत्व यहाँ पर देने हैं। उनकी क्या क्या तत्व हैं। सबसे पहला आता है कथानक। यदि नाटक का सार निकाला जाए तो कुल मिलाकर इसमें एक संक्षिप्त कहानी होती है। इसी को नाटक का प्लॉट भी कहते हैं। ठीक है। नाटक का यही खाका, एक इसमें खाका होता है, जो प्लॉट यानी कि खाका, और इसी खाके को उसका कथानक कहते हैं। ठीक है। नाटक का यही खाका कथानक कहलाता है, उसका कथानक होता है। कथानक के लिए उसके कुछ मुख्य भागों पर नज़र रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले उसका आरंभिक भाग, यानी कथानक पूरा एक तरीके से आप मान लीजिए पूरी कहानी, इसमें तीन भाग होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग। ठीक है। स्टार्टिंग और मध्य की चीज़ आती है, सभी चीज़ इसमें मिड में। ठीक है। और उसके बाद लास्ट। ठीक है। लास्ट। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। पूरी कथानक में कहानी होती है जिसको सुनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है आरंभ। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको। ठीक है।
क्योंकि यही वह समय है जब श्रोता को पूरा नाटक सुनने के लिए तैयार किया जाता है। कौतूहल, जिज्ञासा, आत्मीयता और स्पष्टता श्रोता को नाटक की ओर आकर्षित करती है। आरंभ को प्रभावी बनाने में संगीत, ध्वनि, प्रभाव और संवादों का सहारा लिया जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम नाटक चलते हैं रेडियो पर, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका शुरुआत। जैसे कि आपने भी सुना होगा, फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज, ऐसे कुछ करके है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़, इस तरीके से एक कहावत है। ठीक है, तो मतलब अगर स्टार्टिंग में दर्शकों को एक बेस्ट स्टार्टिंग दी जाए किसी नाटक की और उन्हें पूरे नाटक को सुनने के लिए प्रभावित किया जाए, तो वो एक बेहतर नाटक होगा। जैसे कोई भी अगर वीडियो है, कोई भी अगर मूवी है, या कोई भी चीज़ आप सुन रहे हो, गाना, अगर उसकी स्टार्टिंग बेस्ट है, उसमें जो सॉन्ग है या जो लिरिक्स है या जो उसमें धुन बज रही है, थीम बज रही है, वो अगर आपको पसंद आ जाती है स्टार्टिंग में, सभी चीज़ें लगकर अगर आपको स्टार्टिंग पसंद आ गई, तब आप उसको पूरा देखने के लिए उत्सुक होंगे, पूरा देखने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो चीज़ है वो नाटक में है, जो रेडियो पर होती हैं, क्योंकि उसमें जो सुनने वाला है वो देख नहीं सकता, सिर्फ अपनी उस जो आवाज़ रेडियो से आ रही है उसी के माध्यम से हर चीज़, जैसे एक इन्वायरमेंट जो होता है आसपास का, अगर मान लो कोई इन्वायरमेंट है, गांव का क्षेत्र है, वो उसका वातावरण किस तरीके से दिखाएंगे, तो चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आएगी। ठीक है, और सुबह सुबह जो चीज़ें होती हैं, मुर्गे की आवाज़, तो इससे हमें पता लगेगा कि हाँ, ये सुबह का सीन है। और इसके अलावा कुछ अच्छी सी धुन अगर डाल दी जाए तो और बेहतर होगा। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग को बेस्ट बनाती हैं। उसके बाद आता है मध्य। ठीक है, नाटक के कथानक में संघर्ष और गतिशीलता, यानी जो भी चीज़ें होती हैं बराबर स्थान पर ली जाती हैं, और ये सब तत्व जो कथानक के संतुलित विकास में सहायक होते हैं, इसके मध्य में आते हैं। ठीक है, यानी सभी चीज़ें, जो पूरा घटनाक्रम होता है, जो भी चीज़ें घटती हैं उस नाटक में, वो सभी मध्य में आती हैं। उसके बाद आता है लास्ट, अंत। नाटक का अंत सुखांत भी हो सकता है और दुखांत भी, यानी हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और सैड एंडिंग भी हो सकती है। अच्छे आरंभ और विकास के बाद, जब अच्छा आरंभ हो जाए और बेहतरीन तरीके से उसको चीज़ों को डिफाइन कर ली जाए, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए मध्य में, उसके बाद आता है अंत। तो अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए, जो एक छाप छोड़ कर जाए। कोई एक नाटक है, कोई एक कहानी है, और अंत में एक वो स्टोरी जब ख़त्म होती है तो एक अच्छी सीख देती जाए, या कोई एक मोरालिटी हमारी बूस्ट करने वाला कोई पॉइंट कह दे जाए उसके माध्यम से, या कोई मोरल ज्ञान दे दे जाए। ठीक है, नैतिक कोई ज्ञान दे दे जाए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं हमारे नाटक को, और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे इसका एक और पॉइंट है पात्र और अथवा चरित्र चित्रण। देखिए, सबसे पहला था कथानक। ठीक है, कथानक में हमने छोटी छोटी तीन चीज़ें जानी, स्टार्टिंग, मिड और लास्ट। ठीक है, अब जानते हैं हम अगला पॉइंट, जो कि है हमारा पात्र, यानी जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स और उनका कैरेक्टर कैसा होता है। ठीक है, ज़रा सोचिए, बिना कैरेक्टर के कोई पात्र हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, दरअसल ये पात्र ही हैं जो नाटक के कार्य करते हैं, उनमें सभी चीज़ें उन्हीं के द्वारा होती हैं। ठीक है, ये तो आम बात है, पता ही है हमें। ठीक है, और रेडियो नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण अन्य नाट्य रूपों से अलग होता है, यानी जो अलग अलग नाटक होते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक जो देखते हैं लोग, उनको देखा जाता है तो उनसे समझ जाते हैं। लेकिन जो रेडियो नाटक हैं, जैसे टीवी में है वो अलग नाटक हैं, लेकिन जो रेडियो नाटक हैं उसमें सिर्फ जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसको सुनने के माध्यम से सभी चीज़ें, नाटक में क्या चल रहा है, क्या वातावरण है, कौन लोग किस तरीके से हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति की एज, उसकी जो है बोलने का स्टाइल, से सभी चीज़ें उसको दिखानी होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अलग कैरेक्टर दिखाने की बहुत ही इसमें मेहनत लगती है। अतः पात्रों को उठने बैठने से लेकर उनकी वेशभूषा, उनकी आयु, उनके बर्ताव और बात करने का जो ढंग है, ये सभी चीज़ें सिर्फ वर्डों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हैं। जैसे मैं अगर किसी चीज़ को, मान लो कोई नाटक आपको सुना रहा हूं और कोई उसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं कि जो मेरे नाटक में कोई कैरेक्टर है उसकी एज कितनी है। मैं सीधे तो आपको नहीं बताऊंगा भाई इनकी एज इतनी है। ठीक है,
उनकी वेशभूषा से, उनके बोलने के स्टाइल से, ठीक है, उनकी चलने या बैठने के स्टाइल से, इस तरह की चीज़ें से जो होते हैं, उनके बात करने का जो स्टाइल होता है, उन्हीं से हम चीज़ों को दिखाते हैं कि जो श्रोता है वो सुनने वाला है वो समझ जाए कि हाँ ये एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, हाँ ये एक जवान बच्चा होगा, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें हम संगीत भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, संगीत वगैरह, ध्वनि प्रभाव, ये सब इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही पात्रों को जीवंत बनाने के लिए सारी मेहनत और निपुणता की ज़रूरत होती है। किसी भी पात्र की सृष्टि की यानी किसी पात्र को बनाने से पहले लेखक उसको अपने माइंड में जो है बनाता है, ठीक है, मन स्थिति में बनाता है। उसके बाद फिर उसे कागज़ पर ज़रूरत होती है तो कागज़ पर उतार लेता है, और उसके बाद चीज़ों को कहकर लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है, ताकि उसकी छवि श्रोताओं के मन में बन सके। इसके जो तरीके हो सकते हैं, आइए इन पर संक्षेप में नज़र डालते हैं। यानी एक कैरेक्टर को, उसके बारे में बताना, किसी कैरेक्टर को जो सुनने वाला है उनसे इंट्रोडक्शन कराना। जैसे कोई नाटक है, कोई कहानी चल रही है, उसमें अगर हमें, जैसे कोई एफएम पर नाटक चल रहा है, तो उस नाटक के जो कैरेक्टर्स हैं उनका परिचय लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे हम, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, हम बात कर रहे थे, यानी कोई नाटक चल रहा है एफएम पर, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपको जैसे हमें बताना है, सिर्फ आवाज़ ही माध्यम है, तो किस किस माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, एक तो नैरेटर द्वारा, यानी जो कहानी सुना रहा है वो आपको बता दे कि ये एक व्यक्ति है, इसका नाम ये है, इसकी एज इतनी है, ये इसका पिता है, इसका भाई है, इसकी माँ है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं नैरेटर के द्वारा, ठीक है, जो सुनाने वाला है। इसके अलावा अन्य पात्रों के द्वारा आपस में बातचीत करके, जैसे पात्र बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी को मामा पुकार रहे हैं, किसी को पिता पुकार रहे हैं, तो उनसे हमें पता लगेगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है, ये इसका नाम जो ये है, वो किसी को नाम से पुकार रहे हैं तो उसको पता चलता है कि इसका नाम ये है, ठीक है, ये इसका बड़ा भाई है या पिता है या माँ है या बहन है, ये सभी चीज़ें पता चलती हैं पात्रों के आपस में इंट्रोडक्शन कराने से। इसके अलावा होता है स्वगत, यानी खुद के कथन के द्वारा बहुत सी बार अपनी इंट्रोडक्शन दे देते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट की जो चीज़ है वो भी नैरेटर है। नैरेटर के ज़रिए पात्रों का परिचय देना, सभी को एक साथ, मतलब हर एक का परिचय देते रहना। इसको भी देखा होगा आपने मूवीज़ में, कई बार आपने एफएम पर भी सुना होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, इन सभी के माध्यम से हम जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे नाटक में, रेडियो पर, उनको इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, उनका जो सुनने वाले लोग हैं उन तक, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, इतना बहुत है इसमें। उसके बाद आता है, देखिए, ध्वनि, ठीक है, इसका अगला पॉइंट है ध्वनि। सबसे पहले हमने देखा था इसमें, सबसे पहले एक मिनट, एक बार स्टार्टिंग से मैं इसको आप रिकॉल करा देता हूँ, कभी भूल ना जाएं आप, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कथानक, ठीक है, कथानक जाना हमने सबसे पहले, जिसमें हमने 3 पॉइंट जाने थे, स्टार्टिंग, मिड और लास्ट। और उसके बाद हमने चरित्र चित्रण और कैरेक्टर्स को देखा, ठीक है, चरित्र को ये देखा, या पात्र लिख लीजिएगा, पात्र। उसके बाद हमारा अगला जो चीज़ है वो है ध्वनि। ये क्या है? ये सभी घटक की बात हो रही हैं, जो रेडियो के नाटक होते हैं उसके घटक क्या है, उसके क्या क्या तत्व होते हैं। देखिए, रेडियो नाटक की यदि कोई सबसे अलग विशेषता है, सबसे भिन्न विशेषता है, तो वह है ध्वनि। नेत्रहीन व्यक्ति भी इसको सुन सकता है, आनंद ले सकता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण है कि रेडियो नाटक मात्र ध्वनि का ही माध्यम है, यही इसकी जटिलता कही जा सकती है। यानी रेडियो, देखिए, सिर्फ एक माध्यम से अपनी जो जनता है, ऑडियंस है, उस तक चीज़ें पहुंचा सकता है, उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, वो है सिर्फ आवाज़। तो आवाज़ में इतना दम डालना, सॉन्ग डालना, या जो भी चीज़ें हो सकती हैं, हर तरीके से उस आवाज़ को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना लोगों के सामने, वही एक चीज़ है, वही एक जटिल कार्य है, ठीक है। किंतु यही इसकी विशिष्टता भी है, और ध्वनि के कारण श्रोता नाटक को अपनी कल्पना शक्ति, यानी अपने मस्तिष्क में, जब कोई व्यक्ति सुनता है किसी नाटक को, सीधी उसकी माइंड में उसकी इमेज बनती है, ठीक है। जब देखते हैं तो सीधे इमेज सामने रहती है, लेकिन सिर्फ जब सुना जाता है किसी चीज़ को, कभी आप बहुत से आजकल तो एफएम स्टोरी लाइन, जो स्टोरी टेलिंग एफएम है, बहुत सारे कुकू एफएम है, जैसे
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एफएम हैं या ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिन पर कहानी आपको देखनी, जैसे ऑडिएबल है, ठीक है। यहाँ पर आप कभी सुनकर देखिएगा, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चीज़ें सीधे आप माइंड पर जब आप सुनते हो किसी कहानी को, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो आप देखोगे जो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ या डरावनी आवाज़, अगर कोई इस तरीके से स्टोरी चल रही है तो बैकग्राउंड साउंड चलता रहता है। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में सीधी एक इमेज बनती है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। उच्चारित शब्द यानी जो शब्द बोले जाते हैं उनसे ध्वनि को कहीं ना कहीं बेस्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद ध्वनि प्रभाव जैसे हमने अभी जाना ही, और संगीत यानी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है और एक बेहतर प्रेजेंटेशन देने की जो प्रयास है उसमें लगा रहता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपके नाटक के तत्व होते हैं, वो सभी इसी में आते हैं। 3 तत्व यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, एक तो कथानक है, एक पात्र है, और तीसरा है ध्वनि, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना ही है, ठीक है। आगे आगे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित लेखन और रेडियो लेखन में क्या अंतर है। देखिए, मुद्रित लेखन और रेडियो लेखन में मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, उसको आपको मैं ऐसे ही बिना पढ़े बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर भी कंप्लीट नहीं दिया गया है। देखिए, मुद्रित लेखन वो होता है जो लिखा होता है, मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, बुक होती हैं, ठीक है, या ग्रंथ होते हैं, यानी कोई भी चीज़ जब कागज़ पर छपी है उसको पढ़ते हैं हम, वो एक हुआ मुद्रित लेखन, ठीक है। जो चीज़ छपी है प्रिंट माध्यम, इसको एक प्रिंट माध्यम भी बोलते हैं, प्रिंटिंग माध्यम, यानी जो भी चीज़ छपी हुई है वो मुद्रित माध्यम। और रेडियो लेखन होता है क्या, जो रेडियो के माध्यम से, सुनने के माध्यम से चीज़ों को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं, या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं सुनने के माध्यम से, वो रेडियो माध्यम होगा, ठीक है, वो रेडियो लेखन होगा। इसी में रेडियो लेखन में क्या होता है कि जब चीज़ें, जैसे कोई एक लेखक है, वो रेडियो पर अगर कोई ब्रॉडकास्ट देना चाहता है, कोई कहानी सुनाना चाहता है, तो सीधे वो तो चीज़ें नहीं सुनाएगा, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होगी, पहले चीज़ों को लिखना होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं रेडियो लेखन में वो भी शामिल किया जाएगा। तो आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन में हमने इसमें डिस्कस किए, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने, जैसे ये लास्ट का और शुरुआत का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। हालांकि जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको खुद पढ़ना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो बनाकर। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम से पहले तक, और 1-2 वीडियो और बनाऊंगा मैं इसमें, जिसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन और कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा दे जाए, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी जिसमें एक पूरा गेस्ट पेपर मैंने डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी 2 वीडियोज़ में सिर्फ, और तीसरी वीडियो, तो BHDS 184 की मैंने 3 वीडियो बना दी हैं। अगर आपने कोई भी मिस की है तो जल्दी से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ये PDF मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ से हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।